अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। तो मेरे बेटे आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आने वाला चैप्टर नंबर 2 में से अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट या चूज किया जाए तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद मेरे बेटे अगर शॉर्ट क्वेश्चन ना आए तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में लॉन्ग भी आ सकता है और इस चैप्टर में से लॉन्ग आता ही है। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी बन जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन तो एक 100% गारंटी वाली बात है, बनता ही है। मेरे बेटे सबसे पहले हमारे पास, मैं अपने लिहाज से अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग करवा देता हूं, लाउडनेस की बात करते हैं। ऊंची और मध्यम आवाज में फर्क करना। जब हम दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, किसी की चुगली कर रहे हो, राज की बात बता रहे हो तो हम थोड़ा स्लो बोलते हैं, लेकिन जब हमें पब्लिकली एड्रेस करना हो, मुझे क्लास को या 60 या 70 की क्लास को पढ़ाना हो तो मुझे लाउड बोलना पड़ेगा। तो लाउड और फेंट आवाज में फर्क किससे हमें पता चलता है? लाउडनेस है। लाउड हो तो हम कहते हैं लाउडनेस क्या है? ज्यादा है। फेंट हो तो हम कहते हैं कि लाउडनेस क्या है? कम है। तो मेरे बेटे डिस्टिंग्विश का मतलब फर्क होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड किस कैरेक्टरिस्टिक के साथ किया जाएगा? लाउडनेस के साथ। किसके साथ किया जाएगा? लाउडनेस के साथ। उसके बाद मेरे बेटे ये लाउडनेस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये भी देखना है मेरे भाई। सबसे पहले हम डिपेंडेंस की भी बात कर लें। डिपेंडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब जो चीज साउंड पैदा कर रही है उसे वाइब्रेटिंग बॉडी कहेंगे। वो कितनी बड़ी है? छोटी ढोल की हो उससे आवाज कम पैदा होगी, बड़े ढोल से आवाज ज्यादा आएगी। तो ये एग्जांपल सबसे बेस्ट आ गई। एरिया बढ़ाने से लाउडनेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर होगी मेरे बेटे? तो मैं ये कह सकता हूं कि लाउडनेस का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ। उसके बाद मेरे बेटे सेकंड फैक्टर मेरी जान हमारे पास आता है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। अब मेरे बेटे इसको भी मैं इनवर्स लिख रहा हूं और प्रूफ कैसे करता हूं कि कैसे इनवर्स रिलेशन है। अगर एक डोल इस दरवाजे पे बीट किया जा रहा हो और दूसरा हमारे मेन गेट पे, तो किसकी आवाज ज्यादा आएगी? जो यहां पे होगा। इसका मतलब है डिस्टेंस कम होने से लाउडनेस क्या हो जाएगी? ज्यादा। और डिस्टेंस ज्यादा होने से लाउडनेस क्या हो जाएगी? कम। क्लियर हो गया मेरे बेटे? अब थर्ड फैक्टर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। आप एम्पलीट्यूड को कहते हो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आप किसी को जितना ज्यादा तेजी से बीट करोगे उसका एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा, लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी। भाई ढोल को ज्यादा तेजी से बीट किया जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने से आवाज में क्या होगी? ज्यादा पैदा होगी। ऐसे ऐसे करने से लाउडनेस क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। इट मींस कि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। क्लियर हो गया जनाब? ये थी इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। और इवन के एक दफा बोर्ड के पेपर में सिर्फ लाउडनेस का क्वेश्चन और उसकी डिपेंडेंस ही पूछी गई थी लॉन्ग क्वेश्चन में। अब मेरे बेटे सेकंड फैक्टर की तरफ आते हैं। सेकंड फैक्टर में मेरा बेटा पिच। बारीक और भारी आवाज में फर्क करना। मर्दों की आवाज भारी होती है, बच्चों और औरतों की आवाज बारीक होती है। दो औरतें लड़ रही हो तो हमें पता चलना शुरू हो जाता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है कुछ देर के बाद। पिच का डायरेक्ट रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साउंड वेव्स एंड यूनिट टाइम कह सकते हो इन 1 सेकेंड। कितने टाइम में कितनी वेव्स हमारे कानों में एंटर्ड होंगी इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेडीज और बच्चों की आवाज की फ्रीक्वेंसी और पिच हमसे हायर होती है एज कंपेयर टू द मेन, ग्रेटर देन
men, इसलिए इनकी आवाज, अब देखो इसमें क्या होता है, हम श्रिल और ग्रेव साउंड कहते हैं। श्रिल कहते हैं बारीक को, ग्रेव कहते हैं भारी को। औरतों और बच्चों की आवाज श्रिल होती है क्योंकि उनकी पिच क्या होती है, ज्यादा, और पिच का मतलब क्या है, वो किससे रिलेट कर रही है, फ्रीक्वेंसी से। क्लियर हो गया मेरा बेटा, ये पिच। उसके बाद आते हैं मेरे बेटे, इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक में क्वालिटी भी है और इंटेंसिटी ऑफ दिस साउंड भी आता है। सबसे पहले क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड, आवाज की क्वालिटी। आपके पास किसी रूम में दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गाना बजाने वाले या म्यूजिक के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग या शौक रखने वाले लोग, दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं एक रूम के अंदर, उन दोनों की लाउडनेस सेम है। सेम लाउडनेस मतलब उनका वॉल्यूम सेम है। दूसरा, उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या आ रही है, सेम है। मतलब नंबर ऑफ साउंड वेव्स भी 5 अगर एंटर्ड हो रही है 1 सेकंड में तो सेम हो रही है। लेकिन फिर भी आप बता सकते हो कि गिटार और वायलिन में डिफरेंस क्या है, कि कौन सी आवाज गिटार की है, कौन सी आवाज ड्रम की है, कौन सी आवाज किसी दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की है। उस कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ द साउंड। अपनी बुक में मेरे बेटे तो सबकी the same note on different instruments, we say that same notes differs in quality or timbre. For example, when a piano or flute are made to produce sound of same loudness and pitch, we can easily distinguish between the overall of sound from piano and flute. Clear हो गया मेरा बेटा, यहाँ तक कोई मसला परेशानी तकलीफ नहीं है। अब मेरे बच्चे एक छोटा सा फैक्टर लास्ट में, इसको मैं लिख लेता हूं दोबारा से। इंटेंसिटी ऑफ दिस साउंड, कहाँ ये पोर्शन आ रहा है हमारा, वहां पे यही कर लेते हैं मेरा बेटा। इंटेंसिटी शिद्दत को कहते हैं। सूरज के कितने करीब जाओ लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, जितना दूर आओगे इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब हमें किसकी बात करनी है, साउंड वेव्स की। हमारे कानों में एंटर्ड होती है तो इसकी इंटेंसिटी कब बढ़ेगी और कब कम होगी। सो नंबर ऑफ साउंड वेव्स पर सेकेंड, कितने टाइम में कितनी एनर्जी, साउंड एनर्जी की फॉर्म है, कितनी साउंड वेव्स हमारे कानों में एंटर्ड होती हैं। मेरे बेटे अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूं, 4 बुलेट्स आती है, अगर उनके सामने रास्ते में खड़ा रहूंगा तो चारों ही मुझे लगेगी। अगर मैं अपने आप को डिफ्लेक्ट करूंगा किसी भी एंगल पे, तो हो सकता है किसी बुलेट का एंगल क्या हो जाए, चेंज, मुझे कोई भी नहीं लग सकती, या 2 लग सकती है, 1 भी लग सकती है। इट मींस, इस बात का मतलब क्या है कि मेरे पास ये यूनिट एरिया है, ये साउंड वेव्स मैक्सिमम इसमें एंटर कब होंगी, जब ये एरिया परपेंडिकुलर होगा किसके, साउंड वेव्स के। किसके होगा मेरा बेटा, साउंड वेव्स के। तो इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जब इस कान में जिस एरिया में आवाज एंटर्ड ही ना हो तो इंटेंसिटी भी नहीं होगी। भाई आप धूप के सामने नहीं हो, आपको शिद्दत आ ही नहीं रही, तो इसका मतलब इंटेंसिटी की वैल्यू वहां पे क्या आ गई, 0। इस तरह मेरा बेटा नंबर ऑफ साउंड वेव्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब आपको सबको ये चीज पता होना चाहिए कि हम हमेशा जो भी क्वांटिटी की एक्सप्लेनेशन करते हैं 1 क्वांटिटी लेते हैं। ऐसे मेरा बेटा फोर्स 1 न्यूटन, मास 1 केजी, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह। पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द साउंड वेव। अब मेरे बेटे एक और चीज, अब इस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। मैंने यहां कहा साउंड वेव्स, अब साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया। नीचे टाइम भी आ गया और एरिया भी आ गया, टाइम भी आ गया और एरिया भी आ गया। इसका यूनिट उन्होंने लिखा हुआ है कि जनाब होता है वॉट पर स्क्वायर मीटर। लेकिन वॉट कहां से आ गया, डेफिनेटली बहुत आसान है, हम लोगों ने पावर का यूनिट पढ़ा हुआ है। पावर का क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क क्या होता है, एनर्जी।
एनर्जी को जब टाइम पे डिवाइड करो तो क्या होता है? पावर। अगर पावर का यूनिट वॉट है तो एनर्जी को टाइम का यूनिट भी तो क्या आ रहा है? वॉट। इतने से पोर्शन का यूनिट क्या बन गया? वॉट। लिख लिया। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या बन गया मेरा बेटा? वॉट पर स्क्वायर मीटर। तो ये पूरा बोर्ड जो आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, आप इसकी अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मजीद पूछना हो तो आप लोग मेरा बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो MMA नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट में चले जाएं, आपको बकाया लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। और स्टिल कोई क्वेश्चन है तो मेरी जान वीडियो के एंड पे जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।